Yes, good evening to all of you. I welcome you all to this new session on डेली न्यूज डाइजेस्ट। और आज के सेशन में हम कुछ और आर्टिकल्स लेके आए हैं अलग अलग अखबारों से। जो पहला आर्टिकल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस से है, विच इज अबाउट द वेस्ट एशियन क्राइसिस, जहाँ पे डब्ल्यूटीओ हैज सेड दैट वी आर गोइंग टू कट ट्रेड ग्रोथ आउटलुक एंड कनेक्टिंग इकोनॉमीज पे बात होगी। इंडिया एंड वियतनाम आर गोइंग टू बक द ट्रेड। दिस इज द आर्टिकल विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब इस आर्टिकल से जो दो तीन पहलू हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम समझें, उनमें से पहली बात यह है कि ये डब्ल्यूटीओ ने ट्रेड ग्रोथ का आउटलुक कट किया है। तो डब्ल्यूटीओ इज दिस एन एजेंसी विच बेसिकली गिव्स इंडिकेशंस या डेटा एसोसिएटेड विद ट्रेड ग्रोथ। तो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और क्या ये नंबर्स हैं जिन पे बात हो रही है? बिकॉज डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो 2025 में रहेगी वो टू 3%, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नंबर। ये ग्रोथ 3% पे रहेगी, ना कि 3.3%, amid the escalating conflict in the West Asia region. So please have a understanding of this number। थोड़ा सा इस नंबर का ध्यान रखेंगे आप। रीजन बहुत सिंपल है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, यूरोप में कुछ क्राइसिस चल रही है, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न यूरोप, एंड दिस इज द रीजन व्हाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। इस आर्टिकल में कुछ और नंबर्स भी दिए हुए हैं, जैसे ग्लोबल जीडीपी का नंबर है, डब्ल्यूटीओ के इकोनॉमिस्ट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, पुराने नंबर्स हैं, और यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है मर्चेंडाइज ट्रेड। तो प्लीज रिमेंबर दैट मर्चेंडाइज ट्रेड बेसिकली मीन द ट्रेड इन गुड्स, राइट? सामान की ट्रेड को मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहा जाता है। मर्चेंडाइज ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द प्रीलिम्स। 2020 के प्रीलिम्स में ये टॉपिक ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसे क्वेश्चन नंबर 52। हालांकि बाद में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन खत्म कर दिया था, डिलीट कर दिया था, बट द क्वेश्चन वाज डेफिनेटली देयर कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया के लेस देन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट ऑफ स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स। दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी हैड आस्क्ड इन 2020। तो कोई भी अखबार में आपको कीवर्ड या टर्म दिखे तो प्लीज इंश्योर करें कि उसको आप रीड करें, रीजन पता लगाएं कि क्यों ये ट्रेड और इस तरह के नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। फिर इसमें एक और आर्टिकल है, जो आर्मी लुक्स टू हायर सिविल चॉपर्स फॉर लॉजिस्टिक्स ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तब इस आर्टिकल में जो जानने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि बिडिंग कैसे होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिडिंग एज टू हाउ टू अक्वायर दीज आर्टिकल, दीज चॉपर्स और अदर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, वो कैसा होगा, और कौन से एरियाज हैं जहां पे ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं: कश्मीर, लद्दाख, द्रास, कारगिल, बटालिक, डोडा, किश्तवाड़ एंड गुरेज। आई थिंक सिंस दे हैव बीन इन द न्यूज दे बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यूपीएससी इन पे क्वेश्चन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकती है, तो आप इन इलाकों को थोड़ा सा ज्योग्राफी के मैप्स पे जाके लोकेट कर लीजिए, right? And apart from this, another thing which I believe was important is the current age of choppers in the country। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात अक्सर की जाती है देश में, और उसका कारण ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लीट है ये लार्जली ऑब्सोलीट होता जा रहा है। तो चेतक, चीता और जो एएलएच वेरिएंट्स हैं, दे हैव गॉटन ऑब्सोलीट अ लिटिल, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिप्लेस देम। अब रिप्लेस करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ फंड्स। तो सरकार ने एक नया सुझाव बेसिकली लिया है, और वो ये है कि हम इस केस के लिए सिविल चॉपर्स, जो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे, उनके उनकी बिडिंग करवाएंगे, और सरकार फिर कुछ समय के लिए उनको यूज करेगी, ताकि जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, और ये इंश्योर किया जा सके कि तब तक जब तक वो नहीं बढ़ रही है तब तक सिविलियंस हेलीकॉप्टर, सिविलियन चॉपर से हम लोग इस चीज पे काम करा सकते। तो ये दो आर्टिकल्स मुझे लगे जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। सर, इसमें जो आपका फर्स्ट आर्टिकल था इसमें एक टर्म मेंशन है, एज आई कैन सी, कनेक्टिंग इकोनॉमीज। तो इसको सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, कनेक्टिंग इकोनॉमीज बेसिकली हम उन इकोनॉमीज को कहते हैं जो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम कर रही है अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स। जैसे इंडिया और वियतनाम का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, एंड दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग इकोनॉमीज। उसका रीजन ये है कि इन दो इकोनॉमीज में बहुत सारी ट्रेड, एंथ्रोपोड ट्रेड भी हो रही है। एंथ्रोपोड का मतलब ये है कि जो इंपोर्ट हमारे पास आती है वो हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल का। भारत क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है दुनिया में, अमंग दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से बहुत सारा क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं रिफाइन करके किसी दूसरी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई कनेक्टिंग इकोनॉमीज की ग्रोथ पे खतरा नहीं दिख रहा है। इस आर्टिकल में भी यही लिखा है कि कनेक्टिंग इकोनॉमीज आर डेफिनेटली गोइंग टू बक द ट्रेंड, या उनकी ग्रोथ कम ना होते हुए स्टेबल रहेगी, या हो सकता है बढ़ भी जाए। तो उस सेंस में दिस आर्टिकल बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट। सर कन्हैया सर, मुझे आपको ही इनवाइट करना है। अब आप आइए और इसके बाद के आर्टिकल्स को देखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आज के जो दो आर्टिकल्स हैं, जो द हिंदू से मैंने लिए हैं, इसमें सर फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा वो है
रिगार्डिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और वी कैन से नक्सलिज्म। तो यहाँ पर बात की गई है सर छत्तीसगढ़ की। 7 of 12 डिस्ट्रिक्ट्स वर्स्ट हिट बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन छत्तीसगढ़। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तीन चार चीजें हैं जो मैंने मार्क की है, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो स्टूडेंट्स के लिए वो है कि व्हाट इज द टारगेट टू इरेडिकेट दिस नक्सलिज्म फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ये जो होम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है बाय मार्च 2026 इट विल बी डन। सो एक तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट है जो वे फॉरवर्ड में लिखा जा सकता है, कंक्लूजन में यूज किया जा सकता है। सेकंड थिंग, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस द कंट्री देर आर 12 मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट्स, आउट ऑफ विच 7 आर इन छत्तीसगढ़। तो कौन कौन सी 7 डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी यहाँ मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, बट नंबर्स आर इम्पोर्टेंट कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं और उसमें से छत्तीसगढ़ में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसका इफेक्ट क्या है, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर स्टॉपिंग द डेवलपमेंट वर्क, वो सब यहाँ पर मेंशन है कि कैसे वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, फोर्स करते हैं कि द पीपल शुड वर्क फॉर देम। तो और एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो जो लोग नक्सलाइट रीजन्स में जो हायर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो दे आर नॉट फ्रॉम द स्टेट, दे आर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो ये यहाँ पर मेंशन है। इसमें नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कैसे administration has been unable to reach to the far-flung areas of this छत्तीसगढ़ स्टेट, और वो भी एक रीजन है यहाँ पर फॉर नक्सलिज्म। और नक्सलिज्म के बारे में एक और इफेक्ट यहाँ मेंशन है कि नक्सलिज्म या नक्सलाइट्स हैव डिप्राइव्ड करोर्स ऑफ आदिवासी ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड दे आर द बिगेस्ट वायलेटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स एज वी ऑल नो। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये मेंस में यूज किए जा सकते हैं। डाटा को प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये टारगेट जो दे रखा है ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये GS3 का पार्ट है। सर इसमें मेंस में कभी कोई क्वेश्चन आया है क्या? एक किस तरह के यस सर। क्वेश्चन? यस सर। सर जैसे कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछा जा रहा है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इन 2023 मेंस ये क्वेश्चन था इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर, जिसमें ऑब्वियसली नक्सलिज्म आएगा इसके आंसर्स में। 22 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था नक्सलिज्म के ऊपर, एंड 2020 में आप देखोगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये जो कंटेंट जो हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिल रहा है ये यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज रिगार्डिंग फ्रॉम द सेम न्यूज़पेपर द हिंदू, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का यहाँ पर एम दे रखा है टू डबल द एक्सपोर्ट बाय 2047। सो टी एक्सपोर्ट जो इंडिया से होता है उसका यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम देखेंगे दो डाटा है जो इम्पोर्टेंट दे रखा है यहाँ पर। जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया सेट इट्स टारगेट टू एक्सपोर्ट 400 मिलियन केजी बाय 2047 फ्रॉम अबाउट 230 मिलियन केजी नाउ। तो अभी जो है वो 230 मिलियन है, जिसका टारगेट रखा है 400 मिलियन बाय 2047। तो एक तो टारगेट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज इंडिया is the second largest tea producer at 1350 million kg, contributing 21% of the world tea production। तो ये डाटा भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सपोर्टर में कौन से नंबर पे आता है, तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर विथ अराउंड 12% शेयर इन दी वर्ल्ड। तो ये दो डाटा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ये दो डाटा प्लस एक और चीज जो है वो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये तीन चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है, और मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, प्रीलिम्स में देखा जाए तो 2022 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है टी बोर्ड के ऊपर कि ये किस टाइप की बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। जैसे कि हर बार हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो इस पर 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टी प्रोडक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है उसी साल प्रीलिम्स में, वो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं इस आर्टिकल से, एक तो इसका डाटा, दूसरा टी बोर्ड के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल्स। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ गनी सर को टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी दो टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आज न्यूज़पेपर में। एक पहला जो टॉपिक है वो स्टबल बर्निंग का है।
ये ऑलमोस्ट सारे पेपर ने कवर किया है आज। ये टॉपिक जीएस 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में आ सकता है। The takeaway from this topic is the stubble burning. You can know more about the stubble burning key, that what is stubble burning. Like stubble burning is basically it is a method of removing paddy crops residue from the field. And आप इसके बारे में वो जाने कि ये इसका इफेक्ट क्या होता है. What is the effect of stubble burning on pollution, on the fertility of soil, etc. Similarly, over here you can also know more about what are the alternative to the stubble burning, and what are the initiative taken by the government to reduce or put ban on the stubble burning. Okay, so ये आप कवर कर सकते हैं. ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि मेंस में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया था अभी 2015 में, जो कि डायरेक्टली स्टबल बर्निंग से रिलेटेड था. तो आप ये कवर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इंटर्नशिप स्कीम. ये इंडियन एक्सप्रेस में एक ये आया है आज आर्टिकल, इंटर्नशिप स्कीम, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने. सो यू कैन नो मोर अबाउट दिस टॉपिक कि ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. बेसिकली इस स्कीम का जो एम है, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी to address youth unemployment. So this was the objective of the scheme. You can know more about the scheme, that what is the advantage, what is the eligibility criteria, what is the benefit of this scheme. तो ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूपीएससी में खासकर प्रीलिम्स में स्कीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहे हैं. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कवर कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई ये आपने स्टबल बर्निंग लुक वाला जो आपने पहला आर्टिकल बताया, उसमें कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का रोकने के लिए स्टबल बर्निंग को? स्टेबल बर्निंग को, हाँ श्योर सर. वहाँ पे कई इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने स्टेबल बर्निंग को रोकने की. जैसे कि टेक्नोलॉजी वाइज एक हैप्पी सीडर मशीन है, वो उन्होंने डिप्लॉय करी है काफ़ी फार्मर्स को. फिर सब्सिडीज देना शुरू करी हैं. फिर एक जो उन्होंने जो बैन लगाया है उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है. जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको रडार पे लेके रखा हुआ है कि अगर कहीं पे भी स्टेबल बर्निंग होती है तो उनके अगेंस्ट जो ऑफिसर हैं उस लोकेलिटी के, उसके अगेंस्ट इनिशिएटिव लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं. तो हाँ, तो काफी इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने और काफी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है इसका. ओके, सो नाउ आई इनवाइट गौरव सर, प्लीज टेक ओवर. थैंक यू गणेशा. तो आज ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस से मैं ले रहा हूँ. तो नासा स्पेसक्राफ्ट टू स्कोर जुपिटर मून फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ. तो इसमें 3-4 टेक अवेज हैं जो स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. पहला, ये जो मून की बात हो रही है तो दे शुड नो दैट बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न किसमें ज्यादा मून है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, सैटर्न के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं. देन देयर इज लाइक, यहाँ पे एक टर्म है लाइफ बियॉन्ड अर्थ. तो यहाँ पे एक टर्म होता है गोल्डी लॉक जोन्स. तो स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं, उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट टेक अवे है इसमें इसमें लिखा गया है इट हैज अ मैसिव सोलर पैनल्स. तो इसका इन्फरेंस ये हो सकता है कि दैट दीज दिस स्पेस क्राफ्ट विल बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक इट विल बी पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी. इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. और इसमें और ये देखा जा सकता है कि ये कोलैबोरेटिव मिशन है बिटवीन स्पेस एक्स. इसको लॉन्च किया जाएगा फाल्कन एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट के रॉकेट से. इनको स्पेसक्राफ्ट को फिर यहाँ पे अपने ऑर्बिट में ले जाया जाएगा. तो ये एक कोलैबोरेटिव मिशन है बिटवीन नासा एंड स्पेस एक्स. तो ये इम्पॉर्टेंट है. और इससे अलावा हम लोग और जान सकते हैं कुछ प्रीवियस मिशंस जो रहे हैं, लाइक मार्स के लिए इनसाइट मिशन गया है नासा का, एंड देन कैसिनी ह्यूगेंस मिशन है सैटर्न के लिए. तो दीज सॉर्ट ऑफ रिलेटेड मिशन जहाँ पे नासा ने आफ्टर लाइफ और लाइफ की खोज के लिए दूसरे ग्रहों पे भेजे हैं, प्लैनेट्स पे भेजे हैं, दे शुड नो अबाउट इट. तो दिस इज अ बेसिक टेक अवे, 3-4 टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल is regarding the stem cell, where scientists have like found a sort of new strategy for treating diabetes. तो there are 3-4 takeaways from this. 4-5 important point है. पहला ये point है कि
टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में अंतर क्या होता है, ठीक है, दे शुड नो। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो जनरली एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है दे शुड नो। एंड टाइप 2 डायबिटीज है, ये जनरली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, तो दे शुड नो कि लाइफस्टाइल से कैसे इफेक्ट हो जाता है डायबिटीज। देन देयर इज अ स्टेम सेल, तो स्टेम सेल क्या होता है, हाउ स्टेम सेल इज यूजफुल इन लाइक रीजनरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये उनको जानना है। स्टेम सेल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन इसमें और इम्पॉर्टेंट मेंशन है कि अब क्योंकि लाइक स्टेम सेल्स वी आर ग्राफ्टिंग इन अदर पर्सन, देयर आर लाइक चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कैसे होता है, हाउ आवर बॉडी माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ग्राफ्ट, दे शुड नो अबाउट इट। एंड देन it's mentioned there that there is a pluripotent stem cell, उसको प्रोग्राम किया जाता है to convert into a specific type of cells, तो ये important है। फिर then what is important is like from where we can extract stem cells, तो stem cells can be extracted from embryonic tissues or it can be extracted from bone marrow। तो ये सब कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं और स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ से रिसर्चर्स होते हैं, दे एक्सट्रैक्ट स्टेम सेल। एंड सो दीज आर द 4-5 बेसिक पॉइंट फ्रॉम दिस आर्टिकल दैट स्टूडेंट कैन यूज फॉर देयर प्रीलिम स्पेसिफिक पार्ट, ये प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इस पे हम देखेंगे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक फर्स्ट आर्टिकल मैंने गोल्डी लॉक जोन के बारे में बताया, इट वाज आस्क्ड इन 2015 एग्जाम, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है। गोल्डी लॉक जोन आर सिंपली that area in like our universe where the chances of finding habitation हम find कर सकते हैं, वो गोल्डी लॉक जोन होता है। देन देयर इज लाइक नासा के मिशंस को लेकर हमेशा क्वेश्चन बनता है, दे शुड नो अबाउट इट। एंड देन स्टेम सेल के लिए हमने देखा है 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ था स्टेम सेल्स को लेकर, और इट्स ऑलवेज रिमेन्स इन द न्यूज, so stem cell is important and this article is important from that regard। गौरव सर, आई वुड लाइक टू नो कि आपने एक टर्म यूज किया था कि स्टेम सेल को प्रोग्राम करके पार्टिकुलर सेल बनाया जाता है, तो क्या इस पे आप थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करेंगे? जी सर बिल्कुल। देखिए क्या होता है सर, ये जो स्टेम सेल होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट करना होता है, रीप्रोग्राम करना होता है। तो हमें जिस सेल के टाइप में इसको रीप्रोग्राम करना होता है, तो दैट सेल्स का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, उसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। तो उस तरह के सेल के साथ इनको हम लोग इन विट्रो कल्चर करते हैं, यानी बाहर में कल्चर करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होता है, that these stem cells have receptors on their surface, so when the cytokine and other growth factors bind to these receptor, they particularly like trade into this specific path, यानी हमको नर्व सेल बनाना है तो वो नर्व सेल बन जाएगा, हमको मस्कुलर सेल बनाना है तो मस्कुलर सेल बन जाएगा। जरूरत है एक स्पेसिफिक माइक्रो एनवायरनमेंट की और एक स्पेसिफिक केमिकल्स की, लाइक साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर, दैट द रिसर्चर्स डू इन विट्रो कल्चर में करते हैं ऐसा, और वो फिर स्टेम सेल्स जो होता है एक स्पेसिफिक पाथ के लिए बढ़ जाता है। So this is the basic takeaway from these two articles. Now I'll invite Manish sir to take this discussion forward. Thank you, Gaurav sir. I have two articles. First is from the Hindu, and this is a case study. इनमें बात की गई है कि how a particular issue can be sorted by the involvement of community. तो इसमें बात कर रहे हैं हम सिकल सेल अमीनिया के, जो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पीपल में बहुत लार्ज स्केल पे पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला जो टेक अवे है कि व्हाट इज सिकल सेल अमीनिया। तो एज वी नो इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज रेड सेल टू बिकम रिजिड, और ये ब्लड के फ्लो को रोकती है, बिकॉज ऑफ दैट वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दूसरा इसमें है, इसमें बात करते हैं पार्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप की, क्योंकि इन लोगों में ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है। प्लस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दवा है जो यूज किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, दैट द नेम ऑफ दैट मेडिसिन इज हाइड्रोक्सी यूरिया। इसको यूज करके हम क्या, इसके यूज से ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है की जरूरत पड़ती है इस डिजीज में, वो कम हो रहा है। तो ये दो टेक अवे है। और यहाँ पे जो केस स्टडीज है दैट इज अबाउट द सुरगुजा मॉडल। ये एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जिन्होंने इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लिया, इससे एक साल पहले से ही ये लोग इस पे काम कर रहे हैं ना। तो दूसरा यहाँ हमें जानना है कि टारगेट जो है हमारे को एससीडी फ्री होने का, वो है 2047। दिस मीन्स कि
अंडर दिस मिशन टारगेट इज कि वी विल एलिमिनेट एनीमिया बाय 2047। उसके बाद से जो स्ट्रेटजी वहां के लोगों ने यूज की, दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट थे ना, उनको इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बुला के उनकी काउंसलिंग की। पहले क्या होता था कि पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जो कि 100 किलोमीटर अवे होता था उनके घर से, और बिकॉज ऑफ दैट दे वर लूजिंग देयर डेली वेज। जैसे वो जो डेली वेज के वर्कर्स होते हैं, ट्राइबल लोग, तो वो अपना वेज नहीं, मतलब काम नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण से पार्टिसिपेशन लो था, है ना। और जो दूसरा सिग्निफिकेंस है कि जो हम ये दवा यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, बिकॉज ऑफ दैट 50% जो केसेस है उसमें सुधार देखा गया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चैलेंज ये दिखा रहा है ये आर्टिकल कि जो लोगों को, जो जिन लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, उनको कैसे स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है सोसाइटी में। दे आर नॉट being they are not included in the society। मैरिज से रिलेटेड वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो और लास्ट में इन्होंने इस आर्टिकल में एक सजेशन दिया है, सजेशन जो कि हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि वी नीड टू स्क्रीन ऑल दोज ट्राइबल पीपल who are infected by the sickle cell anemia so that we can treat those people or conquer the problem। जो हमारा टारगेट है 2047 का, वो हम कर पाएंगे। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में कि अनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रेटजी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में बन सकते हैं, मेंस में भी हम इसको एज एग्जांपल और इसको एसए में, उसमें एसए में या फिर इथिक्स में एज ए केस स्टडीज यूज कर सकते हैं। मनीष सर, दूसरा यहाँ पे आर्टिकल, हाँ जी ये पीवीटीजीज के बारे में है, तो आप पीवीटीजीज के बारे में थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं? सर, ये क्या होता है कि ये ट्राइबल ग्रुप ही होते हैं, बट इनमें वल्नरेबिलिटी लार्ज स्केल पे होती है बाकी ट्राइबल से, तो इनको हमने सब कैटेगराइज करके एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है। पहले 2006 के पहले इनको प्राइमिटिव ट्राइब ग्रुप कहा जाता, बट आफ्टर 2006 गवर्नमेंट ने इन्हें पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स का एक जो नोमेनक्लेचर है ये दिया है। तो दूसरा आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म। एज वी नो कि इंडिया इज ए ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इन द टूरिज्म सेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडमार्क जो हमारे यहाँ है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टूरिज्म इन आवर कंट्री, है ना। तो इसमें एक स्टडीज किया है Booking.com ने, और ये आर्टिकल उसी पे बेस्ड है। तो इन्होंने जो चैलेंजेस देखा है कि जो रीजन है टूरिज्म के इंडिया में नहीं आने का, उसके टू मेजर रीजन है। वो लोग फियर होते हैं अपने सेफ्टी, और प्लस दूसरा उनका जो हेल्थ से रिलेटेड फियर होता है इंडिया में आने से पहले। तो और तीसरा इसमें है कि कल्चरल डिफरेंसेस है, लैंग्वेज की बैरियर्स है, बिकॉज ऑफ दैट आल्सो टूरिज्म इज गेटिंग इम्पैक्टेड, है ना। उस लार्ज स्केल पे फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ पा रहे इंडिया में, है ना। तो फॉर दैट दे हैव सजेस्टेड टू मेजर्स, फॉर एग्जांपल फोकस ऑन सेफ गार्डिंग द वेल बीइंग ऑफ ट्रेवलर्स जो आ रहे हैं, और पार्टिकुलरली जो सोलो लेडी ट्रेवलर्स आती है, बिकॉज वी हैव सीन केसेस ऑफ रेप अगेंस्ट फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री, है ना। और दूसरा है प्रमोट दिस इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स। जो हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं उसको हमें मार्केटिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है वहां पे प्रमोट करना चाहिए, ताकि मोर टूरिस्ट आ सकें। उसके बाद से इन्होंने ये भी कहा है कि जो कोविड टाइम में टूरिस्ट का आना बंद हुआ था, जो टूरिज्म सेक्टर इम्पैक्ट हुआ था, वो बढ़ा है अभी, बट अभी भी जो प्री कोविड लेवल था उस तक नहीं पहुंचा है ना। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया सो दैट वी कैन अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री। इस पे प्रीवियस ईयर में मेंस में क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में क्वेश्चन था, हाउ कैन माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फॉर ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, इसको डिस्कस करने का था। ऐसे ही एक 2015 में भी क्वेश्चन आया था टूरिज्म से रिलेटेड। So this type of article is really important from men's point of view. With this, I would like to conclude today's session. Thank you all for participating.